नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बताने से पहले कल जो झारखंड के साहिबगंज में रिबिका और दिलदार के बारे में जो मैंने बताया था कि रिबिका के किस तरह से 100 टुकड़े किए गए, उसमें एक अपडेट आज मेरे आंखों के सामने से गुजरा है। हालांकि ये न्यूज़पेपर्स में है और बहुत ढेर सारे न्यूज़पेपर्स में है, लेकिन सब ने ये भी लिखा है कि अधिकारियों से बार बार पूछने पर भी अधिकारी इसकी ऑफिशियल पुष्टि या आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं। पहला तो फैक्ट है कि गोंडा पहाड़ में रिबिका उर्फ रूबी का अंतिम संस्कार कर दिया गया कल। और वहां पर बहुत ही कस्बे में कह लें या वहां इलाके में एक तनाव सा है। इस वजह से वरिष्ठ अधिकारी उनके सुपरविजन में यह अंतिम संस्कार किया गया। डिप्टी कमिश्नर राम निवास यादव और एसपी साहिबगंज अनुरंजन किस्पोट्टा भी मौके पर मौजूद थे जब अंतिम संस्कार किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में अधिकारियों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी हम इस बाबत कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा ये कहा है कि अभी हम इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहते, हम पूरी जांच करने के बाद ही कुछ बताएंगे। देखिए, बात भी स्वाभाविक है। छोटी सी बात गलत या सही आधिकारिक रूप से किसी अधिकारी के मुंह से निकले और बात का बतंगड़ बनने में जरा भी वक्त नहीं लगता। कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। वैसे भी दो समुदायों, दो धर्मों से संबंधित यह घटना है, इसलिए और संवेदनशील है और शायद इसीलिए पुलिस इस सिलसिले में कुछ भी नहीं आधिकारिक रूप से बता रही है। कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आधिकारिक बयान सिर्फ इतना, 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और रिबिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक फैक्ट और अखबारों में ही जो आया है कि दिलदार और रिबिका दोनों की दूसरी शादी थी। रिबिका की भी शादी पहले हो चुकी थी, जिसकी 5 साल की बेटी है। बेटी का नाम रिया है और दिलदार की पहली शादी से एक बेटा है। रिबिका की बेटी अपने दादा दादी यानी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है। कहा यह गया है कि दिलदार रिबिका की बेटी को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन दादा दादी ने ऐसा करने से मना कर दिया। ऑफिशियली जो बताया गया वो ये बताया गया कि रिबिका के शवों के टुकड़ों का पोस्टमार्टम जो अब तक बरामद हुए हैं, 18, 20 या 22 बरामद हुए हैं। बाकी सब मैंने बताया, काफी बड़ी संख्या में छोटे टुकड़े कुत्ते खा गए। इंसानी जिस्म के टुकड़े कुत्ते खा गए। कितनी दर्दनाक बात है, आप सोच के देखिए। तो बहरहाल उसका पोस्टमार्टम दुमका के फूलो झानो अस्पताल में हुआ था। ये बताया गया फिर वही जो इधर उधर से निकल, कभी कभी ऐसा होता है कि अधिकारी आधिकारिक रूप से कुछ बताने से परहेज करते हैं, तमाम कारण होते हैं। तो ये सेलेक्टिव लीकेज किसी के थ्रू कराई जाती है। और अगर मान लिया प्रेस ने पूछा कि साहब ये फला अखबार में निकला है या फला वेबसाइट पे आ रहा है या फला इंटरनेट एडिशन पे दिखाया जा रहा है,
तो कहते हैं भाई हमने तो कहा नहीं, ये उनसे पूछिए उनका सोर्स क्या था। बहरहाल डॉग स्क्वाड की मदद से रिबका के खून से सना हुआ एक जैकेट और कुछ कपड़े और बरामद हुए हैं। बाल और मांस के टुकड़ों का मिलान हो गया है। तीसरी बड़ी बात जो बताई गई वो ये कि हत्या में प्रयुक्त इलेक्ट्रिक कटर बरामद नहीं हुआ है। यह आधिकारिक बात मैं बता रहा हूं। उसमें यह कहा जाता है, यह बताया गया है कि घर के आरोपी के घर से 2 छुरे बरामद हुए हैं, लेकिन इस जो कटिंग एजेस को देखकर पोस्टमार्टम में बताया गया वो इन छुरों से कटी हुई चोटें नहीं हैं। दूसरी एक बात और बताई गई कि रिबिका पहले से गर्भवती थी। हत्या के समय वो गर्भवती थी और हत्या से पहले उसके साथ मामा दिलदार और उसके एक सहयोगी ने रिबिका के साथ बलात्कार भी किया था। देखिए, ये बात अपुष्ट है, अखबारों में छपी हुई बात है, इंटरनेट पर पढ़ी हुई बात है, और साथ में ये भी लिखा गया है कि आधिकारिक रूप से किसी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। लेकिन अगर ये बात है तो ये और गंभीर बात है और बड़ी बात है। एक बच्ची को, एक लड़की को, एक महिला को, जिसको दोनों परिवार जन्म से जानते हो, बड़ी हो गई, उसकी एक बच्ची भी है, उसके साथ ऐसा खराब व्यवहार, ऐसा दुर्व्यवहार पूरे परिवार के साथ मिलकर किया गया, ये व्यवहार बहुत ही अफसोसनाक है, शर्मनाक है, और ट्रायल के समय ये सब बातें देखी जाएंगी, देखी जानी चाहिए। अब आज के वाकये पर मैंने इसलिए बता दिया कि कल ही से लोगों ने कमेंट में, टिप्पणियों में ये जानना चाहा था कि साहब इसमें आगे क्या हुआ, तो इसलिए बता दिया। और भी कोई अपडेट अगर मेरी आंखों के सामने से पड़ेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन अब मैं वही बताऊंगा जो आधिकारिक रूप से पुष्ट समाचार होगा। ऐसे बताना बहुत मैं इसको मोरली बहुत करेक्ट नहीं मानता हूं, लेकिन चूंकि आज रंगा हुआ है इंटरनेट, इसलिए मैंने सोचा आप भी नेट पर चले जाएं और इसके अपडेट के बारे में जानकारी करें। यही 3-4 बातें सभी वेबसाइट्स पे, सारे अखबारों के इंटरनेट एडिशन पर छपी हुई है। आज का वाकया देखिए, आज का वाकया भी बहुत हालिया है। प्रांत है हरियाणा, जनपद है पानीपत, वहां का एक कस्बा है समालखा और एक गांव है पट्टी कल्याणा। बात 19 दिसंबर यानी परसों की है। 19 दिसंबर 2022 को समलाखा थाने पर पट्टी कल्याणा के प्रधान या सरपंच, वहां कहते हैं, रजत अपने कुछ सहयोगियों के साथ गए। थानाध्यक्ष मौजूद नहीं थे। बताया गया कि सरपंच जी आए हैं, उनके साथ कुछ लोग आए हैं। थोड़ी देर में थानाध्यक्ष भी आ गए। सरपंच रजत ने उन्हें यह बताया कि साहब 12 दिसंबर को एक गुमशुदगी आपके थाने पर लिखी गई है। 31 वर्षीय रवि की गुमशुदगी आपके थाने पर लिखी है, जो उसके भाई ने लिखवाई है। और मुझे अभी ये पता लगा है कि मेरे सगे भाई प्रवीण उर्फ पुन्ना ने उसकी हत्या कर दी है। पूछा गया आपको कैसे पता लगा? उसने कहा मुझे प्रवीण ने ही बताया है, क्योंकि 12 तारीख से और 19 तक मैं गांव का सरपंच हूं,
लोग आकर बार बार यही पूछते हैं कि आखिर रवि कहाँ गया। और लोगों का शक भी प्रवीण पर था, क्योंकि लगभग पूरे गांव की जानकारी में था कि रवि की पत्नी से प्रवीण के अवैध संबंध हैं, और एक दो दिन के नहीं हैं, कई सालों से हैं। ये बात जिसे ओपन सीक्रेट कहते हैं, खुली तौर पर पूरा गांव जानता है। और इसीलिए प्रधान जी को बार बार ये पिंच किया जाता था, कहा जाता था कि साहब नहीं पता लगेगा, अब आपका भाई है तो कैसे पुलिस पता करेगी, इस तरह की बात। इससे परेशान होकर रजत ने थाने पर जाकर इसकी सूचना खुद दे दी। यहां सरपंच ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। वो चाहते तो अपने भाई को बचाने के लिए कुछ झूठी सही गुमराह करने वाली अफवाहें फैलाते, या फिर थाने को जाकर कुछ दूसरी बात बताते। बहरहाल जैसे ही सरपंच ने ये बताया कि मेरे भाई ने ही ऐसा किया है, वैसे ही थानाध्यक्ष के होश उड़ गए। उन्होंने फौरन ड्यूटी मजिस्ट्रेट को खबर की कि साहब सरपंच जी आए हैं, ये बता रहे हैं कि उनके भाई ने ही रवि को मार के कहीं गाड़ा है। एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन अगर कहीं गाड़ा है तो बॉडी को एक्सह्यूम किया जाना भी जरूरी है। आपकी उपस्थिति में ही, लीगली आपकी उपस्थिति में ही, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही बॉडी को जमीन से निकाला जाएगा। बहरहाल थोड़ी देर वेट करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट, थानाध्यक्ष और थाने का पूरा पुलिस बल ये गांव में पहुंच गया। पट्टी कल्याणा में पूछताछ शुरू हुई। थोड़ी देर में पुनीत उर्फ पुन्नू को भी पुलिस गांव के भीतर से ले आई। उससे पूछताछ शुरू हुई कि रवि कहाँ है। पुलिस को तब और ताज्जुब हुआ जब पुनीत उर्फ पुन्नू ने यह बताया कि साहब मेरे प्लॉट पर, जहां मेरा कमरा बना हुआ है, जहां मैं रहता हूं, वहीं पर मैंने उसे मार के गाड़ दिया। पुलिस वहां पर पहुंची, मजिस्ट्रेट पहुंचे, गांव की सारी भीड़ भी पहुंची और देखा कि कमरे के बाहर ही बरामदे में एक नया चबूतरा बना है। जैसे आगंतुकों के बैठने के लिए चबूतरा बनाते हैं, भाई सरपंच था, उसने बताया कि इसी चबूतरे के नीचे मैंने उसे गाड़ा है। 3 फीट गड्ढा खोदकर मैंने रवि को उसी में दफन कर दिया है, और उसके बाद दूसरे दिन ही उसके ऊपर ये चबूतरा बनवा दिया है, सीमेंटेड पक्का चबूतरा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उस चबूतरे को तोड़ा गया, गड्ढे को खुदवाया गया, तो उसमें से रवि की लाश निकली। सड़ी गली बुरी हालत में लाश मिल गई। पुलिस फौरन प्रवीण उर्फ पुन्नू को थाने ले गई। उससे पूछताछ शुरू हुई कि आखिर क्या वजह थी, क्यों ऐसा तुमने किया और कैसे किया। उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी और इनके संबंध थे। ये बात मुझे सिर्फ 15 दिन पहले पता लगी, जब मैंने कस्बे के एक रेस्टोरेंट में या एक खाने पीने की जगह में इन दोनों को एक साथ बैठे हुए देखा। मैं उन्हें देखकर अवॉइड करके आगे निकल गया, लेकिन मेरे मन में ये शंका हो गई। इसी शंका के कारण मैं दोनों का पीछा करने लगा, और फिर फाइनली मुझे ये दोनों वहां पर दिखाई पड़ गए। जैसे ही ये दिखाई पड़े, जैसा प्रवीण उर्फ पुन्नू ने बताया कि रवि मेरे पास आ गया और उसने कहा कि मैं पूरे गांव में हल्ला करूंगा, मैं सबको बताऊंगा
कि तुम मेरी बीवी के साथ, मेरी पत्नी के साथ क्या करते हो। प्रवीण ने कहा कि मैं घबरा गया। मैंने कहा नहीं, तू पैसे ले ले और ये है, मैंने गलत किया है तो मैं अब नहीं करूंगा। दुनिया भर की बातें जैसे लोग बनाते हैं, और कुछ पैसा उसको दे दिया। प्रवीण ने बातचीत में यह भी बताया कि मैं जानता था कि ये शराब पीने का आदी है, गाड़ियों का शौक बहुत है, ये इको गाड़ी चलाता था। दोबारा फिर मैंने उसको बुलवाया, वो तुरंत आ गया। उससे कहा कि तुम्हें और कितना पैसा चाहिए, लेकिन तुम किसी से ये बात मत बताना, और खासकर मेरे भाई से यानी सरपंच जी तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। थोड़े कम पैसे देकर, बेसिकली वो टेस्ट कर रहा था कि मेरे बुलाने पर आएगा कि नहीं आएगा। थोड़े कम पैसे देने लगा तो प्रवीण ने वो पैसे फेंक दिए, ज्यादा पैसे की डिमांड की। और तब प्रवीण ने रवि ने वो पैसे फेंक दिए, ज्यादा पैसे की डिमांड की, तो प्रवीण ने उसकी मुंह मांगी रकम दे दी। प्रवीण का कहना था कि उसी रात या उसी शाम मैंने उसकी पत्नी से, क्योंकि हम लोग मिलते थे, मैंने उसकी पत्नी को बुलाया यहीं पर और उससे कहा कि देखो ये बात, अगर ये कह रहा है शराब के नशे में भी ये बात कह सकता है, या हम कब तक इसे पैसा देंगे, पैसा जिस दिन मना करेंगे उस दिन ये बात चिल्ला चिल्ला कर कहने लगेगा और बहुत ही खराब स्थिति हो जाएगी मेरे भाई की भी, चूंकि वो गांव के सरपंच हैं, और हमारी भी, तुम्हारे लिए भी ये मुसीबत बनेगी। रवि की पत्नी ने कहा कि इसको फौरन मार देना चाहिए, वरना ये बात उछलेगी, इज्जत का जनाजा निकलेगा। तय हुआ कि कैसे मारा जाएगा। तब उसकी पत्नी ने कहा रवि की कि शराब के लिए बुलवाइए, आ जाएगा, नींद की गोलियां खरीद कर लाइए, शराब में नींद की गोलियां मिलाइए, जब पी के वो बेहोश हो जाए, किसी काम का ना रहे, तब उसके सिर पर पत्थरों से वार करके मार दीजिए। और ये चूंकि चारों तरफ से घेरा हुआ हाथा है, यहीं पर पहले से तैयार करके रखिए गड्ढा खोदने के लिए जो भी सामान जरूरी है, यहीं पर गड्ढा खोदकर उसे गाड़ देते हैं, किसी को पता नहीं लगेगा। यह हुआ चूंकि प्रवीण शादीशुदा था और उसकी 2 बेटियां भी थीं। उसने कहा अगर यहां पर मेरी पत्नी या बेटी हैं, उनका आना जाना मैं रोकता नहीं, अक्सर वो आ जाती हैं किसी न किसी काम से, और जरा सी भी बात हुई, शक हुआ तो नुकसान होगा। प्रवीण ने अपने पत्नी और दोनों बेटियों को गाजियाबाद में स्थित लोनी में उसके मायके भेज दिया। फिर यह कहा कि तुम भी यहां से चली जाओ। तो रवि की पत्नी पीलिया की दवा लेने के बहाने अपने मायके चली गई। तब फोन करके प्रवीण ने रवि को यह कह के बुलाया कि आज घर में कोई नहीं है, आ जाओ, बैठ के दारू पीते हैं और कुछ बातें करेंगे। ये झगड़ा झंझट हम लोगों का ठीक नहीं है, इसको हमेशा के लिए सेटल किया जाना जरूरी है, और तुम जितना पैसा कहोगे उतना पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा, जो कहोगे वो मान लूंगा, लेकिन बार बार ये बात कह के कि मैं गांव में हल्ला करूंगा, हर बार पैसा लेना ठीक नहीं है। इतनी बात सुनते ही रवि उसके घर आ गया। बात जैसी पहले से तय थी वही हुआ। 5 गोलियां नींद की खरीद कर प्रवीण उर्फ पुन्नू बाजार से ले आया था। शराब में उसने 5 गोलियां मिला दी। वे खुद भी शराब पी, उसको भी शराब पिलाई। थोड़ी देर में वो लुढ़क गया
और पत्थरों से उसके सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी। और इत्मीनान से 4 घंटे में वो उसकी खुदाई करके 3 फीट गड्ढा खोद के, उसके शेप एंड साइज का गड्ढा खोद के उसे रख के उसमें दफना दिया। और तब खबर की उसकी पत्नी को कि तुम चली आओ, नाटक करो, चिल्लाओ और उसको ढूंढने के लिए लोगों की, घर वालों की मदद करो। अगले ही दिन उसकी पत्नी वापस आ गई। हल्ला मचा अपने देवर से, अपने ससुराल के दूसरे लोगों से कि तुम लोग यहां थे, कैसे गायब हो गया, कहां गायब हो गया। मां ने यह बताया कि वो ये कह के गया था कि वो इको गाड़ी चलाता है, जो वो पुरानी हो गई है और मैं नई इको गाड़ी देखने के लिए बाजार जा रहा हूं। और दिन में लगभग 3 बजे 11 दिसंबर को वो घर से निकला था। इसके बाद वापस नहीं आया। तो अब सारे लोगों को लेके उसकी पत्नी इको गाड़ी के शोरूम में गई, बातचीत की, भाई से कहा गुमशुदगी लिखवाओ। भाई फौरन थाने पर गया, उसने गुमशुदगी भी लिखवा दी। मतलब ड्रामा उसने पूरा किया कि वो अपने पति के गायब होने से बहुत परेशान है। और प्रवीण उर्फ पुन्नो भाई सरपंच था और चौड़े से पूरे गांव में, बाजार में, कस्बे में घूमता था ताकि किसी को ये शक न हो कि इसने कुछ किया होगा। लेकिन 2, 4, 6 दिन बाद पूरा गांव दबी जुबान से कहने लगा कि रवि ऐसे गायब नहीं हो सकता, प्रधान जी कुछ छिपा रहे हैं। और फिर धीरे धीरे जब प्रधान जी पर थोड़ा सा दबाव हुआ तो प्रधान जी ने प्रवीण से पूछा कि पूरा गांव जो कह रहा है उसमें क्या सच्चाई है। प्रवीण ने फिर यही कहा कि भैया मुझे बचा लीजिए, मैंने उसको मार दिया है। इतना सुनते ही भाई बहुत नाराज हुए और अपने कुछ साथियों को लेकर वो सीधे थाने पहुंच गए। कुछ लोगों को ये बता दिया कि इसे, प्रवीण को घर से जाने मत दीजिएगा। इस तरह पुलिस आई, बॉडी एक्सह्यूम हुई, रवि की बॉडी मिली और दोनों, यानी रवि की पत्नी और उनके प्रेमी प्रवीण उर्फ पुन्नू, इन दोनों को थाने पर लाया गया, लिखा पढ़ी की गई और संभवतः आज जेल भेजा जाएगा। आज की घटना, आज की घटना में हत्या का कारण वही ट्रेडिशनल पुलिसिंग वाला कारण, जर, जोरू और जमीन ही निकला। जोरू इस हत्या की वजह थी, यानी महिला इस हत्या की वजह थी। क्राइम में हम लोग इसे आशनाई कहते हैं। जब ये किसी सब इंस्पेक्टर से पूछा जाए जो विवेचना कर रहा हो किसी हत्या की, तो आके कहता है साहब लगता है आशनाई में मारा गया है, यानी किसी के इश्क, मोहब्बत या अवैध संबंधों में इसकी हत्या हुई है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है हमारी इस नौजवान पीढ़ी को। इसकी उम्र 32 साल, रवि की पत्नी की उम्र 28 साल। 3-4 सालों से इन दोनों के अवैध संबंध। अब क्या कहा जाए रवि को भी कि 4 सालों के संबंध पर उसने कभी नजर नहीं रखी, कभी उसको पता नहीं लगा। ये बात समझ से थोड़ा परे है। और जो बात बताई है उसने, प्रवीण ने, कि अभी उसे 1 महीने पहले थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था और जिसके लिए वो ब्लैकमेल करके पैसे भी 2 बार ले गया था। लेकिन कुछ न कुछ तो है। मैं पिछले 5-7-10 दिनों में इसी तरह आशनाई की हत्याओं के बारे में आपको बता रहा हूं। प्यार मोहब्बत की
में पढ़ने के बाद होने वाली हत्याओं की। अब आप जरा सोचिए कि देवदास पारो, लैला मजनू, हीर रांझा, ये प्यार मोहब्बत के आइकॉन हैं किस्से कहानियों में। ये प्यार मोहब्बत के आइकॉन हैं जवान धड़कते दिलों में। लेकिन मैंने कहीं नहीं सुना कि लैला के परिवार वालों ने मजनू की गोली मारकर हत्या कर दी, कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, या जमीन में दबा दिया। ऐसा नहीं हुआ। जमाना जरूर इन लोगों के खिलाफ था, लेकिन इन दोनों में जिसे सच में प्यार कहते हैं वही प्यार था। न मैंने ये सुना कभी कि मजनू ने लैला के 100 टुकड़े कर दिए। कहीं इतिहास में नहीं है, किससे कहानियों में कहीं नहीं है। हीर रांझा का दी और टुकड़े कर ही नहीं दिए, खेतों में बिखेर दिए हों। किसी पुरानी आइकॉनिक लव स्टोरी में ऐसा नहीं है। हीर रांझा का देखिए, हीर भला की खूबसूरत, बहुत पैसे वाली, रांझा बहुत सामान्य मजदूर परिवार का। जमाने की नजर लगी, रांझा हीर के गांव में आ गया। हीर ने अपने खेतों में काम करने के लिए उसको जगह दे दी या काम करने के लिए कह दिया। अब ऐसा कहीं नहीं है कि हीर बहुत खूबसूरत थी तो उस पे भी कई लोग लाइन लगाते रहे होंगे, कुदृष्टि रखते रहे होंगे और ऐसे लोगों ने मिलकर रांझा की हत्या कर दी हो। ऐसा भी नहीं हुआ। ठीक है, इन दोनों केसेस में जमाना दोनों इस तरह के संबंधों या इन दोनों के खिलाफ था, विरोध करता था, पत्थरों से मारता था, ताने मारता था, लेकिन ये दोनों अपनी जगह से हिले नहीं। और जो किस्सा कहानियों में हम लोगों को बताया गया था कि साहब ये जब निकाह करने की बात हुई, हीर रांझा की शादी करने की बात हुई, तो उसके कोई चचा थे, वो नहीं होने देना चाहते थे। खाने में उन्होंने जहर मिला दिया हीर के। हीर ने वो खाना खा लिया। जैसे ही रांझा को पता लगा कि उसे मार दिया गया है जहर देके, रांझा ने पहुंचकर वही खाना उसने भी खा लिया। तो इस तरह की बहुत ढेर सारी कहानियां हैं, बहुत ढेर सारी कहानियां हैं। मिर्जा साहिबा की प्रेम कथा है, सस्सी पुन्नू की प्रेम कथा है, सोहिनी महिवाल की है। सोहिनी महिवाल फिल्म भी आई, उपन्यास भी है, तमाम जगह लोगों ने अलग अलग किरदारों में इस कहानी को दिखाया है। लेकिन दोनों में ऐसा नहीं था कि महिवाल ने सोहनी के 100 टुकड़े कर दिए, आरी से काट के 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, लोग विरोध करते थे, लोग परेशान करते थे, घर वाले परेशान करते थे। कहते हैं कि सोहनी जो है वो चिनाब में पक्के मटके के सहारे तैर के आती थी महिवाल से मिलने के लिए, तो उसकी भाभी ने ही कच्चा मटका रख दिया, वो फूट गया, फूट के वो डूब गई, और फिर दूसरी तरफ महिवाल ने ऐसा नोटिस किया कि वो मर गई। दोनों एक साथ उसी चिनाब में कूद कर मर गए। और ये सारी प्रेम कहानियां आज भी यंगर जनरेशन को कहीं न कहीं, जो कहीं दिल लगा बैठा है या दिल की बातें करता है या जिसके मन में इस तरह के भाव उठते हैं, वो इन कहानियों से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन उसके बाद प्रेरणा ली, प्यार मोहब्बत किया, और उसके बाद ये जो हो रहा है आप देख रहे हैं। अब तो ये लगता है कि ये जो प्यार मोहब्बत इश्क लव ये जो कुछ भी है, ये एक नशा है, शराब पीने वाले का नशा। शराब पिया, नशे में पागल हुआ, सवेरे जब उतर गई तो लगा कि ओए होए ये तो गलत हो रहा है। स्मैक, गंजेड़ी के साथ नशा किया और बस लगता था कि पूरी दुनिया सिर पे उठा लेंगे, और नशा उतरा, सब
प्यार मोहब्बत ख़त्म, सब काफूर हो गया। और उसके बाद जैसे ही खुमार उतरा, फिर वो कुल्हाड़ी, आरी, सर्जिकल ब्लेड, मार्बल कटर, इलेक्ट्रिक कटर, ये लेके अपने अपने प्यार के 100-100 टुकड़े करने पर आमादा हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता प्यार करना बुरा है, प्यार करना न बुरा है न खराब बात है, पर होशो हवास में किया जाए, दिल और दिमाग दोनों से इस रिलेशन को समझ लिया जाए, तब आगे कदम बढ़ाया जाए। वरना जो इस समय ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है, बहुत खराब दौर है। मत करिए किसी के प्यार पे, किसी की बात पे इतना यकीन कि वो बाजार से मार्बल कटर खरीद कर ले आए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पिछले संडे को 11 तारीख को घर से 3 बजे निकला था। ये कह के अपनी मम्मी से कि मैं गाड़ी देख के आ रहा हूँ, लेकिन ये बका रखा था वहाँ चलो, उस प्लाट में लेके गए और इसकी हत्या कर दी गई। कहाँ पे हत्या करी गई इसकी? इसकी गांव में ही, कौन से गांव में? पट्टी कल्याणा गांव में। किसने हत्या करी? एक तो हमारे गांव का प्रवीण है और एक इसकी घरवाली है। कैसे लेके गए थे इसको? जो वो प्रवीण है वो हमारे मुख्य के सरपंच का भाई है। अच्छा, ये कैसे पता लगा इसका? ये आज सीआईए वालों ने दोनों को उठाया था तो उन्होंने कबूल किया और जगह बताई, भाई वहाँ दफना रखा है। आप क्या लगते हैं इसमें? मैं इससे छोटा भाई हूँ इसका। कितनी उम्र होगी इनकी? इनकी 35-36 साल उम्र है।